नमस्कार प्यारे देशवासियों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अभिकर्मित अनुदेशन विधि। इस विधि से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, इसकी क्या मेन अवधारणा है और ये कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से हम इसे कक्षा में लागू करते हैं, करना चाहिए। ठीक है, आपके सामने ये पूरी विषय वस्तु मैंने रख रखी है, तो इसका हम अध्ययन बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। और उससे पहले मैं आपको कुछ 4 लाइनें हैं जो सुनाना चाहता हूँ। आपको पसंद आए तो मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना। कि खता ये हो नहीं सकती कि तुमको भूल जाऊं मैं। कि खता ये हो नहीं सकती कि तुमको भूल जाऊं मैं। समा वो आ नहीं सकती कि तुमसे दूर जाऊं मैं। सुनो मुझसे कहूँ तुमसे कि मोहब्बत हो गई है सनम। कि आंखें चार करता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कि आंखें चार करता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। थैंक यू। ये मेरी स्वरचित रचना है, 4 लाइनें हैं जो शायद आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा मित्रों के साथ। और हम आज शुरुआत करते हैं अभिकर्मित अनुदेशन विधि की। मित्रों, ये विधि क्या है, किस प्रकार से हम इसे लागू करते हैं और इसका क्या मेन मीनिंग होता है, ठीक है, उसको हम पूरी समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अभिकर्मित अनुदेशन विधि, अभिक्रमित जो शब्द है इसका क्या होता है, अभिक्रम यानी क्रम के अनुसार हम जो कुछ भी चीज़ पढ़ेंगे वो क्रमिक रूप से हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि 10 पाठ है किसी विषय के अंदर, तो हम पहले 2 पाठों का अध्ययन करेंगे, फिर अगले 2 का करेंगे। इस प्रकार से क्रमिक रूप से हम अध्ययन करते चले जाएंगे। और अनुदेशन क्या होता है, व्यक्तिगत निर्देशन। ठीक है, व्यक्ति अपने आप को निर्देशित करता हुआ आगे बढ़ता है, चलता है। ठीक है, इसमें स्वयं व्यक्ति ही सीखता है और क्रम के अकॉर्डिंग वो चीज़ों का अध्ययन करता चला जाता है। भाषा शिक्षण की नवीन विधि है। क्या है, भाषा शिक्षण की नवीन विधि है। हालांकि इसकी अवधारणा तो 5वीं शताब्दी में दे दी गई थी, ठीक है ना, पर यह नवीन विधि क्यों आई, क्योंकि जो इसका शिक्षा में प्रयोग है वो अब होने लगा साथियों। ठीक है, तो इसके बारे में हम भी जानेंगे मित्रों। हम बात करते हैं इसके इतिहास की। कुछ छोटे से 2-3 लाइनें हैं, तो जरा गौर फरमाना। सर्वप्रथम ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में सुकरात का ये विचार था अभिक्रमित अनुदेशन का। ठीक है, सुकरात का विचार था, पहला विचार। ठीक है, फिर इस पर ज़्यादा गौर नहीं हुआ। और 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था, थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने भी काफ़ी प्रयोग किए हैं। आपने साइकोलॉजी की जो विषय देखी होगी तो थॉर्नडाइक है। हर प्रकार के जितने भी सिद्धांत हैं वो सर ने अच्छी तरह से कंप्लीट करवा दिए। आप आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको वो भी चीज़ें मिल जाएगी। तो फिर किसका विचार है, थॉर्नडाइक का। जबकि जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं अभिक्रमित अनुदेशन का, तो ये किन्होंने दिया था, ये स्किनर मोदी ने देखिए, BF स्किनर मोदी ने। क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है उसका ये परिणाम माना जाता है। किसका, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का परिणाम माना जाता है BF स्किनर का। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको पूछ लिया जाएगा कि अभिकर्मित अनुदेशन विधि है वो किस सिद्धांत का परिणाम है, किस सिद्धांत का फल है, किस सिद्धांत से उसकी उत्पत्ति हुई है, उसका प्रादुर्भाव हुआ है ना। तो क्रिया प्रसूत अधिगम का जो सिद्धांत स्किनर मोदी ने दिया था। ठीक है, तो जनक कौन माने जाते हैं, BF स्किनर ही माने जाते हैं मित्रों। ओके, इसमें क्या होता है, बालक की शुभ प्रेरणा, बच्चे को अपने आप मोटिवेशन मिलता रहता है और वो आगामी जो भी उसकी विषय वस्तु होती है उसका स्वयं अध्ययन करता हुआ चलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुई, हम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे उसे शब्दों में लेकर पढ़ेंगे, नहीं कोई थ्योरी बहुत पढ़ा, ये नहीं है कि पैराग्राफ लिखा है उसका अध्ययन करेंगे, नहीं, हम उसको एक शब्दों में बांध कर पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि बालक की शुभ प्रेरणा। ठीक है, तो ये आपको कहीं नाम दिख जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, अभिकर्मित अनुदेशन विधि ही है वो। ठीक है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का परिणाम है। ठीक है, ये बात आपको दिल दिमाग में रखनी है बेहतर तरीके से। तो बालक के शुभ प्रेरणा और क्रिया प्रसूत सिद्धांत का जो परिणाम है वो कौन सी है, अभिकर्मित अनुदेशन विधि है। चलो, इसमें क्या होता है, बालक किसी विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांटकर स्वगति से आगे बढ़ता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, छोटे छोटे खंड। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, फिर अपनी गति के अकॉर्डिंग पढ़ता है। अब कोई बच्चा है वो तीव्र अधिगम कर लेता है, बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ सीख सकता है, जबकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ज़्यादा समय में बहुत कम चीज़ें सीखते हैं। तो ये क्या हो, उसकी स्व गति है, अपनी गति होती है बालक की, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ सीख पाता है। तो देखो स्व गति भी है और छोटे छोटे खंड हैं। ये क्या है, ये सिद्धांत ही तो है छोटे छोटे, इसके अंदर सिद्धांत आ गया। आप समझने की कोशिश करना कि छोटे छोटे खंडों में बांट कर ये एक इसका सिद्धांत हो गया।
है ना। बालक स्वगति से सीखता है, ये भी इसका सिद्धांत हो गया। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है यही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है मित्रों, और इन्हीं चीज़ों से हमें क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाते हैं। हम क्या सोचते हैं इसको क्या पढ़ना है, हम पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमने उसके जो मेन वर्ड होते हैं उस पर फोकस नहीं किया। स्वगति से सीखता है, स्व प्रेरणा मिलती है, छोटे छोटे खंडों में बांटकर सीखता है तथा शिक्षण प्रक्रिया को साकार रूप प्रदान करता है जो छात्र के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। किसका कार्य करती है? पुनर्बलन का कार्य करती है। ठीक है भाई, ये कोई विषय वस्तु ही, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर बालक ने पढ़ना शुरू किया। ठीक है, जब ये दो पढ़ लेता है फिर इसको पढ़ता है तो इनसे क्या, इसको फिर क्या मिलता है? पुनर्बलन मिलता है। क्या मिलता है? पुनर्बलन मिलता है। और बालक पर किसी प्रकार का ये बर्डन नहीं होता है कि आपको इतना पढ़ना है, कल तक इतना याद करना है, वो करना नहीं। तो बालक की स्वगति से बालक पढ़ता है। तो यह भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई मित्रों। अब देखते हैं ये जो विधि है अभिक्रमित अनुदेशन विधि, ये 5 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत इसका यह है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। मैंने आपको पहले बताया कि जो भी विषय वस्तु होगी उसे बालक स्वगति से कब पढ़ पाएगा? जब बालक के सामने उसको टुकड़ों में हम बांट देंगे। ठीक है, ओके, तो बालक उसे अच्छी तरीके से पढ़ पाएगा। एक्चुअल में यही होता है, बहुत ज़्यादा यही होता है। आप भी देख लीजिए, अगर आपके सामने कोई बहुत बड़ी विषय वस्तु रख दीजिए, आपको एक साथ पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप नहीं कर पाएंगे, और उसी को जब आपके सामने छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो आप भी अध्ययन कर लेते हैं। तो बालक के लिए तो कितने सहूलियत की बात हुई ना, ये बहुत इत्मीनान से बालक इसको पढ़ लेगा। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत इसमें होता है, नंबर 1। दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब क्रियाशीलता का सिद्धांत, बालक इसमें सक्रिय रहता है, स्वयं पढ़ता है। ठीक है, स्वगति से पढ़ता है तो क्रियाशीलता तो उसमें पाई जाती है। क्रियाशील बालक रहेगा तभी तो स्वयं पढ़ पाएगा। सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिय सिद्धांत, ये इसी सिद्धांत की क्या है? प्रादुर्भाव है। तो इसका दूसरा नाम हम ये भी मान सकते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसमें बालक को पुनर्बलन मिलता है, क्योंकि जो चीज़ें उसने पहले पढ़ रखी है उससे आगे जो चीज़ अब पढ़ेगा नहीं तो उसे पहले वाली चीज़ों से क्या मिलेगा? पुनर्बलन मिलेगा। जैसे आप कोई मैथ का क्वेश्चन हल करते हैं और आपसे हल हो जाता है तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत पुनर्बलन मिलता है, और आप आगामी जो क्वेश्चन है उनको हल करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये क्या होता है? पुनर्बलन का सिद्धांत होता है मित्रों। स्वगति का सिद्धांत, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको कहा जाए कि जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि है उसमें सबसे अनिवार्य सिद्धांत कौन सा है? तो स्वगति का सिद्धांत। किसका? स्वगति का सिद्धांत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर। 4th नंबर, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे मित्रों। हमने लगभग 5 वर्डों पर अभी चर्चा की है, तो वर्ड कौन कौन से हैं? स्वगति कौन सा है? एक तो है स्वगति से, ठीक है, एक है स्वप्रेरणा, क्या है? स्वप्रेरणा, 2 हो गई, और एक छोटे छोटे खंडों का, ठीक है, और पुनर्बलन जरूर मिलता है, और स्वगति ये तो इम्पोर्टेंस है ही है। और बालक अपने अकॉर्डिंग जो कुछ भी करना चाहता है वो उसमें करता है, सीखता है साथियों। तार्किक क्रम का सिद्धांत या फिर स्व मूल्यांकन का सिद्धांत, बच्चे के सामने क्या आते हैं? तर्कपूर्ण जो क्रम आता है उसको सीखता जाता है कि भाई मुझे ये पता है कि 10 पाठ का विषय वस्तु ऐसे मुझे दो दो के खंडों में विभाजित करके पढ़ना है। तो तार्किक क्रम बच्चे में विकसित होता है, और स्व मूल्यांकन मतलब अपना मूल्यांकन स्वयं साथ करता चला जाता है। ठीक है, तो ये 5 सिद्धांत आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है मित्रों, रटना मत। बस आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आसानी के साथ याद हो जाएगी। अगर आप इत्मीनान से पढ़ते हैं, सलीके से पढ़ते हैं, आपके अंदर कुछ अलग करने का जज्बा है तो फर्स्ट है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सेकंड है क्रियाशीलता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत जो बहुत अनिवार्य है इसके अंदर, और तार्किक क्रम का सिद्धांत यानी कि स्व मूल्यांकन का सिद्धांत। ओके, 5 सिद्धांत इसके अंदर आते हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि में। चलो हम बात कर लेते हैं अब जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि है। अनुदेशन की जो विधि है ये भारत में इस विधि की शुरुआत कब मानी जाती है? 1963 से। कहाँ से? इलाहाबाद से इसमें इसकी शुरुआत हुई। इलाहाबाद से इसकी शुरुआत हुई 1963 में। इस फैक्ट को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। बात आती है कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। इस विधि में छात्र 5 प्रक्रियाओं से गुजरता है। किन से गुजरता है? 5 प्रक्रिया करके बच्चा गुजरता है और वो अपने आप को अनुदेशित करता चला जाता है क्रमिक रूप से। RW केट, क्या करना आपको याद रखना, RWCAT केट, बस RW केट कहीं ना कहीं आपको पूछ ली जाए क्योंकि है तो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है ये, बट होती बड़ों के लिए यूज है।
फिर भी आपको कौन कौन सी प्रक्रिया है, कौन कौन से इसके सिद्धांत है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। RW तो आर का मतलब हुआ रीड, यानी फ्रेम में जो लिखे प्रश्न है उनको बालक पढ़ता है। बालक के पास क्या होता है, टुकड़ों के अंदर जो विषय वस्तु भेजी जाती है तो फ्रेम में जो लिखे हुए प्रश्न उनको पढ़ता है, फिर उनका उत्तर लिखता है, फिर उनको उत्तरों की जांच करता है कि हुआ सही हुआ कि नहीं हुआ, ये स्व मूल्यांकन हुआ, फिर आगे बढ़ता है, आगामी चीज़ों को देखता है, फिर क्या होता है पूरे उत्तरों की जांच वापस करता है। तो रीड हो गई, राइट हो गई, चेक हो गया और एडवांस कार्य करता है, फिर टेस्ट उसका शुरू हो जाता है वापस। ओके, तो इस प्रकार से 5 प्रक्रियाओं से बालक गुजरता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान में रखना आप। अब बात करते हैं वर्तमान शिक्षण प्रणाली में 4 प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन प्रचलित है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर अभिक्रमित अनुदेशन और गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, ये 4 प्रकार के, जबकि हमारी जो शिक्षण प्रणाली है उसमें बहुत ज़्यादा अगर रोल रहा करता है तो एक तो रहा करता है रेखिक अभिक्रमित अनुदेशन का और दूसरा रहता है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का। ठीक है, तो मित्रों आज हम जान लेते हैं कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है। मेन मोटी मोटी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अभिक्रमित अनुदेशन का आपने अर्थ समझ लिया। बालक छोटे छोटे खंडों में विषय वस्तु को स्वगति से स्व प्रेरणा के साथ पढ़ता है। ये लाइन कंप्लीट होगी इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर एक बात आती है रेखीय और एक आती है शाखीय। तो रेखीय यानी ये रेखा के अंदर है, शाखीय शाखा कब होती है भाई, ये तो रेखा हो गई सीधी। ठीक है, सॉरी ये तो किरण हो गई, तो ये रेखा है। ओके, ये रेखा है, ये रेखा है। ठीक है, ओके। अब शाखा कब बनेगी, जब ये चल रही है तो इसके अंदर हमने ये बांट दिया, ये क्या हो गई, इसकी शाखा हो गई। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से बालक स्वगति से अब आगे अधिगम करेगा। तो ये चीज़ होती है, ये तो रेखी हुई और ये शाखी हुई, बस इसको अब समझने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। ठीक है, आपके सामने है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। ये कब दिया था, 1954 में। कब दिया था, 1954 में इसके अंदर मोदी ने दिया था। और हॉलैंड जो उनके मित्र थे उनके साथ में रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण किया था। ठीक है, तो मैं पूछ लूँ कि आपको जो अभिक्रमित अनुदेशन है उसका भारत में कब प्रयोग हुआ, तो आपको कहना है 1963 में। कहाँ पर हुआ, तो इलाहाबाद शहर में, इलाहाबाद में हुआ था। ये कह सकते हैं इलाहाबाद की स्कूल में हुआ था, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। पत्राचार शिक्षण प्रणाली में एक बालक के पास एक निश्चित क्रम में विषय वस्तु को भेजा जाता है। ठीक है, पत्राचार शिक्षण प्रणाली इसे कहा जाता है भाई, जो बालक की विषय वस्तु होगी उससे एक निश्चित क्रम में बालक के पास भेजा जाता है। मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ 10 पार्टों का, तो उसमें से 2 पार्ट बालक के सामने भेजे जाते हैं पत्राचार, यानी जैसे कि डाक से भेजे जाते हैं बच्चे के सामने। ठीक है, तो निश्चित क्रम में विषय वस्तु को भेजा जाता है। पहली बात तो ये हुई। फिर देखते हैं बालक, सॉरी ये ना, ये गलत है। बालक या व्यक्ति उसी क्रम में उस विषय वस्तु को पढ़ते हुए सीखने का प्रयास करता है। भाई जिस क्रम में बच्चे को विषय वस्तु भेजी गई है उसी क्रम में क्या करता है, बच्चा पढ़ता है और अधिगम करता जाता है। अब क्या होता है, चलो वही बात वापस आ गई, यहाँ पर ये करेक्शन था पहले उसमें, अब नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यह विषय वस्तु एक रेखिक क्रम कर लेती है, रेखिक क्रम ग्रहण कर लेती है, इसलिए इसे रेखिक अनुदेशन कहते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, आपके सामने अच्छी तरह से डिफाइन करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मित्रों, ये देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, और अगर आगे भी जरूरत पड़ी तो बच्चे के सामने भेजा जाएगा। पहले फ्रेम, जैसे कि 10 पार्ट, हम एग्जाम्पल लेते हैं 10 पार्टों का। ठीक है, तो पहले पार्ट में क्या हुआ कि फ्रेम पहले के अंदर 1 और 2 पार्ट को भेज दिया गया। ठीक है, फिर फ्रेम सेकंड, इसके अध्ययन के पश्चात क्या हुआ, बच्चे के सामने कुछ समय अंतराल में 3 और 4 पार्ट के फ्रेम भेज दी, विषय वस्तु भेज दी। फिर क्या हुआ, जब 4 पार्ट कंप्लीट हो गई तो थर्ड फ्रेम में कुछ समय बाद क्या होता है, 5 से 6 पार्ट भेज दिए। फिर ऐसे ही चलता रहेगा जब तक पूरा जो विषय कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक, जब तक कि 10 पार्ट है वो बच्चा पूरा नहीं पढ़ लेता। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेम भेजे जाते हैं। तो ये क्या होता है, एक रेखिक क्रम ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है, रेखिक क्रम ग्रहण कर लेता है कि जब बच्चा इनको पढ़ लेगा तो फिर ये भेज देंगे, फिर ये भेज देंगे। तो इसमें मेन मोटी किसकी कमी पाई गई कि बच्चा पढ़ तो लेता है, फ्रेम उसके सामने जाती रहती है, विषय वस्तु उसके सामने जाती रहती है, बच्चा पढ़ता है और पिछली चीज़ें उनको भी पढ़ लेता है और आगामी चीज़ें उसको पढ़ने में क्या करती है, पुनर्मनन मिलता है। तो इसमें एक कमी रह जाती है साथियों, मूल्यांकन की कमी। किसकी,
मूल्यांकन इसमें बच्चा नहीं कर पाता है, व्यक्ति मूल्यांकन नहीं कर पाता है। तो ये जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है उसकी सबसे बड़ी कमी यही आई सामने कि इसमें मूल्यांकन नहीं हो पाता है। ठीक है, देखो ये चीज़ है, इस विधि में मूल्यांकन का अभाव पाया जाता है। किसमें? रेखीय अभिक्रमित अनुदेश में क्या क्या पाया जाता है? मूल्यांकन का अभाव पाया जाता है मित्रों। इसीलिए ये एक मतलब कुछ बाधा हुई है इसके अंदर। ठीक है, अधिगम तो होता है पर अधिगम में जो मूल्यांकन अत्यावश्यक चीज़ है वो नहीं हो पाती है, तो इसका अभाव इसमें पाया गया साथियों। अब देखिए शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन हमने देखा था, रेखीय हमने कंप्लीट किया, तो अब हम देखते हैं शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। नॉर्मन क्राउडर, किसने? नॉर्मन क्राउडर। देखो ये भी चीज़ आपको मैं याद रखवा देता कि जो शाखीय होता है, स्किनर क्या होता है? स्किनर। ठीक है, बिल्कुल स्किनर, शाखीय स्किनर। ओके, और क्राउडर यानी क्राउड यानी भीड़, तो ये शाखीय है, क्राउडर यानी भीड़, क्राउड यानी भीड़। ओके, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन क्राउडर ने दिया था। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में जो कमी पाई गई थी, किसकी कमी? मूल्यांकन। किसकी? मूल्यांकन की। ठीक है ना, मूल्यों को आंकना, उसकी जो कमी पाई गई थी उसको दूर करते हुए क्राउडर ने इसमें मूल्यांकन प्रणाली का विकास किया। तभी क्या आई? शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन आई। किसी चीज़ में अगर कमी रहती है तो उसके पश्चात जो हम उसमें संशोधन करते हैं, तो हम जो नई चीज़ देते हैं वो सब कुछ बेहतर होगी। तो आपको पूछ ले जाए कि रेखीय और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में से सबसे बेहतर कौन है? तो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि इसमें स्वगति तो होती है, स्व प्रेरणा भी होती है, पुनर्बलन भी मिलता है, पर इसमें मूल्यांकन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मूल्यांकन प्रणाली का विकास किसने किया था? क्राउडर मोदी ने किया था शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में। चलो हम बात करते हैं इसके कारण क्या हुआ। इसमें विभिन्न प्रकार की शाखाएं अस्तित्व में आ गई और इसे शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहा गया। भाई पहले वो क्या थी? रेखीय थी, उसमें फ्रेम भेजे जाते थे, ये लो फ्रेम बच्चों पढ़ लो बस, इस प्रकार से अनंत भेजे जाते थे जब तक विषय वस्तु पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक, पर मूल्यांकन नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ? शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन आया और इसके अंदर मूल्यांकन की व्यवस्था पाई गई जो बहुत ही बेहतरीन होती है। ठीक है, अब देखो आपके सामने ये इस प्रकार से है। इसमें आने वाले फ्रेमों का क्रम निम्न होता है, जैसे कि फ्रेम 1 ये भेज दी, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब जब फ्रेम फर्स्ट भेजी है, ठीक है, तब तो कोई आंसर कोई नहीं भेजा भाई, प्रश्न उत्तर नहीं भेजे, कोई प्रैक्टिस सेट नहीं भेजा। अब इसमें क्या हो, जब फ्रेम सेकंड आएगी ना, तब उसके साथ फर्स्ट वाली फ्रेम की प्रश्नावली भेजी जाएगी और उसकी उत्तरमाला भी भेजी जाएगी। तो इसका मूल्यांकन हुआ कि नहीं हुआ? इसका तो अधिगम हो गया, मतलब इसका अध्ययन हो गया, और इसके अध्ययन के साथ साथ इसका अभ्यास भी हो गया और मूल्यांकन भी हो गया। ये तो प्रश्नावली है, ये तो प्रश्नावली के फ्रेम है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं और ये जो उत्तरमाला के फ्रेम है, इसको आप हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपके सामने ये लिख दी है। ठीक है, अब जब फ्रेम सेकंड आए तो इसका अध्ययन हो जाता है और फ्रेम 1 का क्या हो जाता है? प्रैक्टिस हो जाता है, पूरा पूरा बच्चा देख लेता है भाई मेरे प्रश्न मैंने ये किए, और ये उत्तरमाला उसके साथ दे दी जाती है, तो इसका मूल्यांकन भी हो गया। अब जब फ्रेम तीसरी भेजी जाती है, उस फ्रेम में क्या होता है? फ्रेम सेकंड थी, उसका मूल्यांकन हो जाएगा। कैसे? उसके प्रश्न उत्तर आ जाएंगे, है ना, और उसका मूल्यांकन बच्चा कर पाएगा। जब फ्रेम 4 आएगी, उसके साथ किसको भेज दिया जाएगा? जो पिछला पेपर हुआ था, पिछले जो अध्ययन किए थे, जो विषय वस्तु का, उसकी प्रश्नावली आ जाएगी और उसकी उत्तरमाला आ जाएगी। इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाता है जब तक पूरी विषय वस्तु समाप्त नहीं हो जाती। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई? प्रश्नावली, उत्तरमाला हुई। तो ये क्या है? ये मूल्यांकन ही तो है, बच्चा स्वयं मूल्यांकन करता हुआ आगे बढ़ता है। इसीलिए साथियों क्या हुआ? शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन से बेहतर हुआ। ओके, चलो हम बात करते हैं शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में एक बालक जो पढ़ता व सीखता है, साथ ही अपना मूल्यांकन भी करता है। देखो, पढ़ता और सीखता तो ही है, साथ साथ में क्या करता है? अपना स्व मूल्यांकन भी करता है। वर्तमान में यह प्रचलित अनुदेशन है। क्या है? बहुत ही प्रचलित अनुदेशन है। प्रसिद्ध अनुदेशन कौन सा है? शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। ओके मित्रों, आपको मैं बता दूं, हमारे इस चैनल पर हिंदी विषय है, गणित विषय है, संस्कृत है, साइकोलॉजी है, सभी विषयों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण कक्षाएं अपलोड कर दी गई है। आप अगर चैनल पर नहीं हैं तो आपसे यह रिक्वेस्ट रहती है, यह आशा उम्मीद रहती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने एक भाई और एक बहन के साथ इसे शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सकें। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कतई नहीं भूलें। अब हम आगे देखते हैं, एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था है, यह एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था है जिसमें विद्यार्थी को नियमित रूप से पुनर्बलन मिलता है। क्या मिलता है? नियमित रूप से पुनर्बलन मिलता है और बच्चा आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, जब बच्चे को मोटिवेशन देते हैं, देखो सबसे बेहतर अध्यापक कौन होते हैं? वो होते हैं
जो बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चे में आंतरिक अभिप्रेरणा को जगाते हैं, वो होते हैं। तो बच्चे को जब मोटिवेशन मिलता रहेगा, पुनर्बल मिलता रहेगा किसी कार्य को करने के लिए, तो बच्चा हमेशा तत्पर रहेगा और बच्चा क्रियाशील रहेगा, बच्चा सक्रिय रूप से हर कार्य में भागीदारी अदा कर पाएगा। इससे बच्चे का हर प्रकार का विकास होगा और फिर बच्चा एक इस प्रकार से मतलब फूल की तरह खिल जाएगा, जैसे कि आपको लाइफ टाइम याद रखें, ठीक है ना। कभी बच्चे को पीटना मत मित्रों, आपको अगर पढ़ाना है तो। और इसी चैनल पर आपको आगामी समय में कोरोना ये जो पीरियड चल रहा है उसके बाद में जब स्कूल ओपन हो जाएगी तो हर शिक्षण विधि को किस प्रकार से हम कक्षा में लागू करना चाहिए, किस प्रकार से लागू करते हैं, आपको मैं पूरी एक एग्जाम्पल के रूप में पूरी बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके बताऊंगा मैं ये सारी विधियाँ आपको, ठीक है। तो इस चैनल को सबसे ज़्यादा आप शेयर करते हैं साथियों। इसमें क्या होता है, यह कर्मिक रूप से सीखता जाता है और अधिगम प्राप्त करता जाता है, क्योंकि बच्चे को पुनर्बल मिलता रहता है। ओके प्यारे भारतीय, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब या शेयर जरूर करें, ये मैंने आपके लिए लिखा ही है, ठीक है। और फूल ही भेजें कुछ आपको, जो फूल तुमने भेजे थे खत के जवाब में वो आज भी महक रहे हैं हमारी किताब में, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं रेखीय व साखी जो अभिकर्मण अनुदेशन है उसमें अंतर क्या होता है। देखो जो रेखीय अभिकर्मण अनुदेशन है ये इधर लिख रखा है, साखी वाला ये इधर है, ठीक है। ये तो साखी वाला है, ओके, और ये रेखीय वाला है। तो इसका जो रेखीय अभिकर्मण अनुदेशन है इसके जनक कौन है, तो है B.F. स्किनर, और इसके कौन है, नॉर्मन क्राउडर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, क्रमबद्ध अध्ययन होता है। क्या होता है, क्रमबद्ध अध्ययन होता रहता है, जबकि इसमें क्रमबद्धता का अभाव पाया जाता है। अभाव क्यों पाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ मित्रों, कि कोई विषय वस्तु आई, ठीक है, सेकंड विषय वस्तु आई, तो इसके साथ इसका क्या हुआ, मूल्यांकन हो गया, तो थोड़ी क्रमबद्धता कहाँ रही, शाखाएं बढ़ गई ना, इसलिए क्या होता है क्रमबद्धता का अध्ययन शाखीय अभिकर्मण अनुदेशन में पाया जाता है। छोटी छोटी कक्षाओं के लिए जो उपयोगी होता है वो क्या होता है, रेखीय होता है, क्योंकि बच्चे इसे क्रमिक रूप से पढ़ लेते हैं, उनको क्या होता है प्रश्न उत्तर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो ये छोटी कक्षाओं के लिए सही बात है। जबकि बड़ी कक्षाओं के लिए क्या होता है, शाखीय अभिकर्मण जो अनुदेशन है वो बेहतर रहता है। बाह्य अभिकर्मित है, क्या है, बाह्य, क्योंकि बच्चा ओनली फॉर विषय वस्तु को पढ़ लेगा, उसके संबंधित जो कुछ भी उसके भाई आंसर है, क्वेश्चन है और कुछ अदर चीज़ें हैं वो अलग एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है। तो ये क्या होती है, बाह्य होती है, और ये आंतरिक रूप से बच्चा उसके अंदर मतलब पढ़ लेता है, किसमें, शाखीय अभिकर्मण अनुदेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इसके अंतर वे और आगामी अंतर हम देख लेते हैं। उत्तर विद्यार्थी स्वयं लिखता है। क्या होता है, जो रेखीय अभिकर्मण अनुदेश होता है उसमें विद्यार्थी स्वयं उत्तर लिख देता है, जबकि जो शाखीय होता है उसमें क्या होता है, विकल्पों का चयन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, विकल्पों का चयन करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जो रेखीय अभिकर्मण अनुदेश है वो सामान्य विद्यार्थियों के लिए बेस्ट रहता है, और शाखीय वो कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों के लिए बेस्ट रहता है साथियों, ठीक है। अब इसके गुण हैं, कुछ दोष भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक विधि है, बस इतना ही लिखा है, बस मैंने ये नहीं लिखा कि अभिकर्मण अनुदेशन एक मनोवैज्ञानिक विधि है, नहीं, छोटे से वर्ड लिख दिया तो आपको समझ में आ जाएगी मनोवैज्ञानिक विधि क्यों है। क्योंकि बच्चा क्रियाशील रहता है, स्व गति से सीखता है, स्व प्रेरणा से सीखता है, जो भी विषय वस्तु है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट के रूप में उसके सामने आती है, तो उसे छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके बच्चा पढ़ता है, तो एक मनोवैज्ञानिक विधि है। बच्चे स्व गति से स्व रुचि से पढ़ता है, ठीक है। बच्चे की जो पुनर्बल मिलता रहता है तो उससे उसकी जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है, स्व गति से सीखना, बिल्कुल ये चीज़ है। समस्या समाधान के गुण विकसित होता है बच्चे में। क्या होता है, समस्या आ गई तो स्वयं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा समस्या समाधान करने का गुण विकसित होता है। तर्क चिंतन का विकास भी होता है, किसका, तार्किक चिंतन का विकास होता है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है, बच्चा स्वयं ही तो पढ़ता है, तो क्या होता है, स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति होती है उसका ज़्यादा विकास इसके अंदर होता है साथियों। कुछ दोष भी होते हैं, है ना, अच्छा ही है तो कुछ बुराई भी है। दोष क्या है, समय अधिक लगता है मित्रों। क्या होता है, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है और परिणाम समय पर नहीं आते हैं, क्योंकि फ्रेम आते आते पता नहीं उसका रिजल्ट कब आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो परिणाम समय पर नहीं आते हैं, बच्चों में आलस्य का जन्म हो जाता है। आपके सामने विषय वस्तु आ गई, बस आप समझ नहीं पाए उसे, आलस्य कर लिया कि अब कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, तब तक दूसरा फ्रेम आ जाएगा, ऐसा आपके ऊपर वापस बर्डन बन जाएगा और आप आलस्य में धनी हो जाओगे और नहीं पढ़ पाओगे। तो ये चीज़ तो गलत हो गई। अशुद्ध ज्ञान पैदा होने का डर रहता है। जब हम शिक्षक के सामने रहते हैं तो हमारी कोई दिक्कत होती है, हम शिक्षक से सुलह मशवरा करके उसे हल कर लेते हैं। अगर घर बैठे किसी के सामने समस्या आ गई तो वो फिर हल नहीं होती है। तो क्या होता है, अशुद्ध ज्ञान बच्चे को ना मिल जाए इसका हमें भय रहता है। विषय वस्तु के साथ बालिका का समायोजन नहीं हो पाना। देखो विषय वस्तु के साथ बालिका या फिर बालक कोई भी उसका समायोजन अगर नहीं बैठ पाता है तो बच्चे में अधिगम
नहीं हो पाता है, अधिगम का विस्तार हम नहीं कर पाते हैं उसके अंदर, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इसका दोष ही है। ओके, तो ये कक्षा आज हमारी यहीं पे समाप्त होती है साथियों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी कक्षा देखी, बहुत ही लगनता के साथ, बहुत ही एकाग्रचित्ता के साथ होकर आप पढ़े हैं। मुझे ऐसी आशा उम्मीद है आपसे, और आप इस कक्षा को आगे से आगे शेयर जरूर करेंगे, ये हमारा आपसे अनुरोध है साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया।